गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में हम गद्य खंड के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने बताया था कि किसी भी राष्ट्र के स्वरूप को निर्मित करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी 3 चीज़ थी? पृथ्वी, जन और संस्कृति। जिसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे? पृथ्वी के बारे में। तो जिसमें कि हम 2 गद्यांश की व्याख्या कर चुके हैं। आइए आज उससे आगे का पाठ हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा लेखक है, कौन है इसके लेखक? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? इससे पूर्व की भी हमने गद्यांश पढ़े थे, तो हमने क्या देखा था उसमें कि वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें जो हमारी पृथ्वी है उससे जुड़ी हुई, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, उन सब का ज्ञान हमको होना चाहिए। और इस गद्यांश में लेखक ने ये ज्ञान के प्रति जागृति के स्तर पर भी होना चाहिए। ये नहीं कि केवल राष्ट्रीयता की भावना है, उसको केवल एक भावना के स्तर तक ही सीमित कर दें, ये नहीं, बल्कि क्या है, पृथ्वी से आकाश के अंतराल, मतलब इसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सामग्रियां हैं, और पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो भी जलचर और रत्नों की राशियां हैं, मतलब जितना भी पृथ्वी और आकाश के बीच में विद्यमान नक्षत्र, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, और समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों एवं रत्नों का ज्ञान, तथा पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई अपार संपदा से संबंधित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। ये नहीं कि केवल राष्ट्रीयता की भावना अपने मन में रखी हुई है, यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि हमको भौतिक ज्ञान के प्रति जागृति होनी चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है और आकाश है, उसके मध्य में, उसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, कि जैसे जितने भी नक्षत्र हैं, गैस हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, और समुद्र से संबंधित जितने भी जलचर हैं, खनिज हैं, जितने भी रत्न हैं जो समुद्र से निकलते हैं, और हमारी जो पृथ्वी है उसके गर्भ में जितनी भी चीज़ें छुपी हुई हैं, उन सब के बारे में क्या करना चाहिए? हमको ज्ञान अवश्य रखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जिस पर हमने जन्म लिया है, और उसके बारे में अगर हमको जानकारी नहीं है, तो ये बहुत ही उदासीनता की बात होगी। तो हमें क्या है, उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हमारी पृथ्वी से और आकाश के मध्य में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका ज्ञान हमको रखना चाहिए, तभी क्या होगा कि राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए यह क्या है, बहुत आवश्यक है। यही यहाँ पे लेखक बताना चाह रहा है कि राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में, राष्ट्र के जो नवयुवक हैं उनके हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए हैं। कि हमारे देश के जो नवयुवक हैं उनके हृदय में अगर अपनी पृथ्वी और आकाश के मध्य में क्या है, उससे संबंधित, पृथ्वी से, आकाश से, समुद्र से, इन सब से संबंधित तथ्यों को जानने के बारे में अगर उनके अंदर जिज्ञासा नहीं है, तो क्या है कि वो सब क्या है कि हम अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक नहीं है, बल्कि क्या है, हम एक सोए हुए व्यक्ति के समान है, जो कि उदासीन, या ये भी कह सकते हैं बहुत ही उदासीन है हम। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने राष्ट्र की चेतना को सबल बनाने के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं, और हमें अपनी पृथ्वी और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनकी उनकी जो है जानकारी रखनी चाहिए। उसमें जो है हमको मतलब उसमें अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए।
आगे देखते हैं, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर, उद्यम अर्थात परिश्रम, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि लेखक का मत है कि विज्ञान और परिश्रम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी किसी राष्ट्र का भौतिक स्वरूप उन्नत बन सकता है। मतलब जब विज्ञान है और विज्ञान के साथ साथ क्या है, परिश्रम भी करना पड़ेगा। केवल ही विज्ञान आगे तो तभी बढ़ेगा ना जब हम परिश्रम करेंगे उसके साथ में। तो यही लेखक कहना चाह रहा है कि विज्ञान और परिश्रम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी किसी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को जो है वो जो है को कोई नुकसान ना पहुंचे। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तो लेखक यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ के निवासी हैं, उन सब में क्या होना चाहिए, उन सबको जो है इसमें भाग लेना चाहिए। किसमें, राष्ट्र के विकास में। कि तभी क्या होगा कि विज्ञान और परिश्रम जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तभी कोई राष्ट्र जो है उसका भौतिक स्वरूप जो है उन्नत बन सकता है। अर्थात विज्ञान का विकास इस प्रकार से हो सके कि उससे श्रमिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे, बल्कि क्या हो कि उनके कार्य और कुशलता में और अधिक वृद्धि हो, कि उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें वृद्धि होनी चाहिए उनकी कुशलता में। पर यह कार्य बिना किसी दबाव के किया जाना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक किया जाना चाहिए, उत्साह पूर्वक किया जाना चाहिए, तभी जो है क्या होगा, राष्ट्र की उन्नति संभव है। और यह कार्य कैसे होना चाहिए, यह कार्य जो है सबकी इच्छा से, सहमति से और प्रसन्नता से होना चाहिए, तभी राष्ट्र उन्नति कर सकेगा। उत्साह और परिश्रम भी इसके लिए आवश्यक है बच्चों। बिना उत्साह के और बिना परिश्रम के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। अगर आपसे का किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी उत्साह नहीं है उसके प्रति, तो आप जो है कितना भी परिश्रम करने की कोशिश करेंगे, जब आपका उसमें मन ही नहीं लगेगा तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उस विषय के प्रति हमारे अंदर रुचि होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। तो उत्साह और परिश्रम दोनों जो है आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि सभी लोगों को रोजगार अवश्य मिले, मतलब बेरोजगारी हमारे देश में ना रहे, बल्कि सभी लोगों को रोजगार मिले और कोई भी बेरोजगार ना रहे। और अगर कोई भी हाथ बिना रोजगार के रह गया है तो हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इस कार्य में क्या है कि कोई भी भाग लिए बिना रीता ना रहे, रीता अर्थात खाली होना, कि कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बेरोजगार हो, बल्कि सबको क्या है इसमें अपना हाथ बटाना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सबको के पास सबको रोजगार मिले और कोई भी बेरोजगार ना रहे। और कोई भी अगर बिना रोजगार के रह गया है तो इससे क्या होगा, हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि क्या करना है हमें, राष्ट्र की उन्नति। तो राष्ट्र की समग्र वृद्धि समृद्धि नहीं हो पाएगी। अर्थात हमें विज्ञान का विकास इस प्रकार से करना होगा बच्चों कि उससे क्या हो कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, और तभी मातृभूमि की समग्र समृद्धि हो सकेगी। जब हमारे देश के लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हमारा देश कैसे जो उन्नति करेगा, कैसे हमारी मातृभूमि की समृद्धि होगी। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिलकर के काम करना होगा, और इस काम में सबको जो है सहयोग देना होगा, और हर व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए, कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। तो बच्चों 3 तत्व बताए थे हमने राष्ट्र के स्वरूप को निर्मित करने के लिए, पृथ्वी, जन और संस्कृति। तो ये अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, पृथ्वी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जन के बारे में। जन अर्थात लोग, जो कि इस पृथ्वी पर जो है निवास होना भी आवश्यक है।
मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो पहला अंग क्या था हमारा? पृथ्वी। और इसका दूसरा अंग क्या है? दूसरा अंग है हमारा जो है मातृभूमि। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जो है मातृभूमि पर निवास करने वाला दूसरा अंग क्या है? तो क्या हो गया यहाँ पर? दूसरा अंग हमारा हो गया राष्ट्र को, मतलब प्रश्न बन जाएगा कि राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य क्या है? राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। जब पृथ्वी पर मनुष्य ही नहीं होंगे तो राष्ट्र कहाँ से बनेगा? राष्ट्र तो तभी होगा ना जब पृथ्वी होगी और पृथ्वी पर लोग होंगे। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। अर्थात जब पृथ्वी और मनुष्य जब दोनों मिलते हैं, पृथ्वी पर मनुष्य होते हैं, जब दोनों के मिलन से ही क्या होता है? दोनों के मेल से ही जो है राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, मतलब तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है कि मनुष्य है। जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते हैं, तब तक क्या है? राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है। अतः क्या है? भूमि पर जब तक जन का निवास नहीं होगा तब तक हमारी जो भूमि है यह मातृभूमि नहीं कहलाएगी। मातृभूमि कब होगी? जबकि इस पर जो है लोग होंगे। भाई कोई माँ है, वो माँ तभी कहलाएगी ना जब उसके बच्चे होंगे। जब उसके संतान ही नहीं होगी तो वो माँ कैसे कहला सकती है? इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है, जब इस पे जन होंगे तो क्योंकि हम जन क्या है इस पे रहने वाले? वो पृथ्वी के पुत्र हैं और पृथ्वी क्या है? हमारी मातृभूमि है। तो जो है जन के कारण ही पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसी के कारण, जन के निवास के कारण ही हमारी भूमि मातृभूमि कहलाती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो जब तक किसी भूभाग में रहने वाले, निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता नहीं मानते हैं, तब तक क्या है? सच्ची माता नहीं मानते हैं और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते हैं, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने के लिए क्या है कि हमें अपनी पृथ्वी को जो है अपनी माता के समान मानना होगा और जो है और इस पर निवास करने वाले क्या होंगे? वो जो है उसके पुत्र के, और स्वयं को जो है हमें उसका पुत्र मानना होगा। पृथ्वी को माता और अपने आप को पृथ्वी का पुत्र मानना होगा। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि ये भूमि क्या है? हमारी माता है और हम क्या हैं? इसके पुत्र हैं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। वही जो मैंने आपको अब तक बताया कि लोगों के हृदय में जब यह बात जो है पूरी तरीके से आ जाएगी कि ये पृथ्वी क्या है? हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं, जब उनको यह आभास होगा इस चीज का, ये भावना उनके हृदय में होगी, तभी जो है हमारी राष्ट्रीयता की भावना जो है उत्पन्न हो सकेगी। इसी के रूप में अनुभव करने लगते हैं और तभी हमारे मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। तो बच्चों, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए क्या है कि लोगों पृथ्वी पर जन होने चाहिए, क्योंकि जन और पृथ्वी मिलकर ही जो है किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं और उसके बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और पृथ्वी पर जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि पृथ्वी क्या है? हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं, तभी किसी राष्ट्र की जो है उन्नति संभव है और तभी जो है राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर उत्पन्न हो सकेगी। और जब ये भावना लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाएगी पृथ्वी को माँ मानने वाली और स्वयं को उसका पुत्र मानने की, तो तभी जो है किसी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है
तब राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं वायुमंडल में भरने लगते हैं। यह भाव कौन सा भाव? पृथ्वी को माँ मानने का और स्वयं को उसको पुत्र मानने का। जब ये भाव क्या होता है, दृढ़ रूप से हमारे हृदय में जागता है, तब क्या होता है, राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। तभी जो है राष्ट्र का निर्माण की भाव जो है होता है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। कौन सा भाव? पृथ्वी को माँ मानना है और अपने आप को पुत्र। तभी क्या होता है, मनुष्य जो है पृथ्वी के साथ अपने संबंध को प्राप्त कर सकता है। जहाँ यह भाव नहीं, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण और आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथ्वे, नमो मात्रे पृथ्वी। तो बच्चों यही बात है कि राष्ट्र की भावना के विकास और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी भूमि को, अपने देश को माता और जो स्वयं को उसको पुत्र मानना आवश्यक है। तभी किसी देश का निर्माण, तभी जो है राष्ट्र हमारा उन्नति करेगा। तो और जो है इस अगर किसी देश के लोगों के अंदर, किसी राष्ट्र के लोगों के अंदर इस तरीके की भावना नहीं है तो वह राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। तो बच्चों ये मैंने पहले भी बताया था, इस तरीके से पैराग्राफ आपके सामने आएगा, उसमें से आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। पहला प्रश्न तो वही कि लेखक का नाम बताइए और पाठ का शीर्षक बताइए। दूसरा ये जो लाइन रेखांकित हो रखी है इनकी व्याख्या आपसे पूछ ली जाती है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर बताइए। और कुछ जो है इसी में से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं जो गद्यांश आपके सामने है। इस तरीके से प्रश्न आपको पेपर में, एग्जाम में आते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है कि लोगों के अंदर अपनी धरती के प्रति जो प्रेम है, ये जो प्रेम है यही क्या करता है, व्यक्ति और धरती के संबंध को दृढ़ करता है और पृथ्वी तथा मनुष्य का संबंध राष्ट्र को विकसित करता है। कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। तो प्रश्न जैसे आपसे यहाँ पूछ लिया जाएगा कि कौन सा भाव है जो भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, तो आपको पता होना चाहिए। इस दृढ़ भीति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी कौन सी दृढ़ भीति पर? दृढ़ भीति के अंदर इस तरीके की भावना दृढ़ता पूर्वक होना कि इस प्रकार के आदर भाव की दृढ़ दीवार पर राष्ट्र का विकास होता है। कि इस प्रकार की भावना रखना राष्ट्र के प्रति, पृथ्वी के प्रति, अपने देश के प्रति माँ की जैसा भाव होना कि ये हमारी माँ है, तभी क्या होगा, जो है राष्ट्र का विकास होगा। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। कि ये जो आदर भाव है, इस प्रकार के आदर भाव की दृढ़ दीवार पर राष्ट्र का विकास होता है और राष्ट्र के प्रति आदर की भावना एक दृढ़ चट्टान के समान है जिस पर राष्ट्र का जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र और देश के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होता है। कि उसके अंदर जो ये राष्ट्र के प्रति जो आदर की भावना होती है, यह बच्चों किसके समान होती है, एक चट्टान के समान होती है। अब जैसे यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि राष्ट्र के प्रति आदर की भावना किसके समान होती है, चट्टान के समान होती है ना। तो जिस पर क्या है, राष्ट्र का जीवन आश्रित रहता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। कि जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, अर्थात वो पृथ्वी को अपनी माता मानता है और स्वयं को उसका पुत्र स्वीकार, उसका जो है आज्ञाकारी ये मानता है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, वही पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त कर सकता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। तो प्रत्येक पुत्र का
बच्चों कर्तव्य क्या होता है कि वह अपनी माता से अनुराग अर्थात प्रेम करे और उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करे। यही क्या होता है, उसका धर्म होता है, यही उसका कर्तव्य होता है। वह एक निष्कारण धर्म है। कैसा? निष्कारण धर्म अर्थात ऐसा धर्म जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं रहती है, निस्वार्थ भाव जो होता है। तो एक पुत्र का क्या कर्तव्य है कि वो निस्वार्थ भाव से जो है अपनी माँ की, पृथ्वी माँ की जो है, ये अपने अंदर भावना रखे कि मुझे अपनी माता से, उससे जो है अपनी माँ से प्रेम करे और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अधःपतन अर्थात उसको नीचे गिरना, कि अगर आप स्वार्थवश जो है अपनी माँ से प्रेम कर रहे हैं, मतलब जो पुत्र स्वार्थवश अपनी माता से प्रेम करता है और उसकी संपत्ति को पाना चाहता है, किसके लिए प्रेम कर रहा है? उसकी संपत्ति के लिए, लालच है उसके प्रेम में। तो क्या होगा कि ऐसा पुत्र जो है वह अपनी अवनति का कारण बनता है, मतलब वो उन्नति नहीं करेगा बल्कि और नीचे गिरता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो माँ के प्रति प्रेम है वो प्रेम नहीं है बल्कि वो एक दिखावा है। वो उसकी संपत्ति के लिए स्वार्थ के कारण जो है अपनी माँ को प्रेम कर रहा है। उन्नति कौन करेगा? जो कि अपनी माँ से निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा, कोई स्वार्थ नहीं होगा, और उसकी सेवा करेगा निस्वार्थ भाव से। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि हमें क्या करना है कि जो व्यक्ति मातृभूमि के चाहिए, तभी जो है राष्ट्र उन्नति कर सकेगा। तो बच्चों अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो कि आपके पाठ में आएंगे, जैसे कि कौन सा भाव जन और भूमि का दृढ़ बंधन है। तो हमने पढ़ा था कौन सा भाव है? अपनी माता के प्रति पृथ्वी उसके जो है आदर का भाव, उसको माँ मानने का, अपने आप को उसका पुत्र मानने का भाव, ये जो है दृढ़ बंधन है। तो इस तरीके से गद्यांश में से ही आपको इसके उत्तर जो है देखने को मिल जाएंगे। पृथ्वी के वरदानों को पाने का अधिकार किसका है? तो इसमें जैसे यही आंसर आपको मिल जाएगा कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, पृथ्वी के वरदानों को पाने का उसको अधिकार है। अब जैसे मातृभूमि के संबंध जोड़ने वाले को किसका ध्यान रखना चाहिए? तो मातृभूमि के साथ जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न इसमें बहुत आसान होते हैं, इसी में से आपको मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। और अब बच्चों मंडे के दिन आपकी हिंदी की लाइव क्लास हुआ करेगी जूम पर। तो आप जो है अपना मोबाइल में जो भी आप यूज़ करते हैं जूम ऐप डाउनलोड कर लें, और आपकी 10 बजे से लेकर 10:35 तक आपकी प्रत्येक मंडे को जो है सोमवार के दिन जूम क्लास होगी।